Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and editorial analysis of 21st of July 2026. तो गाइज आज है तारीख 21 जुलाई 2026 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है माली को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के एनालिसिस की। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने आज के सेशन से डिस्कस करनी है। सबसे पहला आर्टिकल जो है जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस आर्टिकल में बात हो रही है, भारत ने पहली डेंगू वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है एंड इस वैक्सीन का नाम है क्यूडेंगा, या फिर हमने इसको TAK-003 के नाम से भी न्यूज़ के अंदर में कवर होते हुए देखा है। और अभी ना हम लोग थोड़ा डेंगू के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यूपीएससी ने डेंगू को लेकर 2 बार क्वेश्चन पूछ रखा है, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से। और इसीलिए ये जो वैक्सीन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर एग्जामिनेशन के लिए। तो ये जो फर्स्ट डेंगू वैक्सीन इंडिया के अंदर में अप्रूव की गई है, ये उन लोगों के लिए है जिनकी एज 4 से लेकर 60 साल तक की है। प्लीज़ इसको भी याद रखिएगा। अब इसमें टेस्टिंग चल रही थी अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर में, ऑलरेडी इसको अप्रूवल मिल चुका है एंड फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल यहाँ पर कंडक्ट करे गए हैं। सारे ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं। वैक्सीन का जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो इफेक्टिवली टकेडा नाम की जो कंपनी है इसने करके दिखाया है। और ये कह रहे हैं कि इस वैक्सीन की जो एफिशिएंसी है या एफिकेसी की अगर हम बात करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा सुप्रीम है। एक व्यक्ति जिसको डेंगू हो भी जाता है और डेंगू का कॉम्प्लिकेशन उसके शरीर में बढ़ चुका है, ये वायरस ने उसको बुरी तरह से अटैक कर दिया है और वो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है, उसके बावजूद भी यहाँ पर ये वैक्सीन कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकता है। इसमें 80 to 90% एफिकेसी शो की गई है। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये वैक्सीन किस प्रकार की है, क्योंकि जब आप लोग वैक्सीन पढ़ते हैं तो आपने समझना है ये वायरस को डील करने के लिए बनाई गई है। तो ये जो क्वेडेंगा है इसको लेकर सबसे बड़ा स्टेटमेंट यही दिया गया है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ ये किस टाइप की वैक्सीन है। तो ये एक लाइव एटीन्यूएटेड टेट्रावेलेंट वैक्सीन है, याद रखिएगा। अब ये लाइव एटीन्यूएटेड और टेट्रावेलेंट वैक्सीन क्या होती है, ये 2 अलग अलग मतलब हैं इसके, समझेंगे बहुत डिटेल से। तो फिलहाल मैं भी आपको ओवरव्यू दे रहा था कि हाँ भाई न्यूज़ आर्टिकल पहला अखबार में सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो आपने सबसे पहले कवर करना है, बाकी चीज़ों बाद में रखना। पहली चीज़ इसी को सबसे पहले कवर करना। तो आइए अब एक एक करके मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है एनालिसिस आप देख रहे हैं केवल ऊपरी बातें नहीं होती। न्यूज़पेपर के आर्टिकल के साथ बहुत डेप्थ में हम लोग 360 डिग्री में कवर करते हैं, नोट्स बनाते हैं। आप देखोगे इस पूरे आर्टिकल के नोट्स बने हुए हैं। रिवाइज करने के लिए रिवीजन पॉइंटर्स हम लोग तैयार करते हैं एंड इवन प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं वीडियो के लास्ट में। चेक करिएगा अपनी नॉलेज को, अपने कंसंट्रेशन पावर को लास्ट में टेस्ट देने के बाद में। और साथ ही साथ में PYQs वगैरह कुछ होते हैं उसको भी सॉल्व करते हैं। तो मामला क्या चल रहा है न्यूज़ में ये देखिएगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने मार्केट ऑथराइजेशन यानी मार्केट में अप्रूवल दे दिया है टकेडा कंपनी की इस वैक्सीन को। टकेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स आप कह सकते हैं एक कंपनी है जिसने इस वैक्सीन को बनाया है, और उस वैक्सीन का नाम क्यूडेंगा या TAK-003 के नाम से देखने को मिलेगा। एंड ये पहली वैक्सीन है डेंगू की जो भारत के अंदर में अप्रूव करी गई है। अपने आप में ये इंडिया में भी एक मेजर माइलस्टोन है, क्योंकि भारत के अंदर में डेंगू से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करंट समय पर प्रताड़ित हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे जो इस डेंगू की वजह से इंडिया में हो रहे हैं। दुनिया भर में वैसे मिलियंस ऑफ केसेस आते हैं, इंडिया में भी मेजोरिटी ऑफ केसेस डेंगू के देखने को मिल जाते हैं। पता है ना, डेंगू एक मच्छर की वजह से फैलने वाली बीमारी है और उस मच्छर का नाम है एडिस एजिप्टी, ये याद रखिएगा। अभी मैं आगे उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करूंगा, सो डोंट वरी। चलो पहले वही डिस्कस कर लेते हैं ना, डेंगू के बारे में कुछ बातें बता देता हूं जिससे आपको एक बढ़िया क्लैरिटी मिले। तो याद रखिएगा डेंगू क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन जो किसकी वजह से फैलता है, मॉस्क्यूटो यानी मच्छर की वजह से। लेकिन कौन सी मच्छर की स्पीशी, एडिस एजिप्टी नाम का मच्छर इस बीमारी को फैलाता है। अच्छा, तो मच्छर भी अलग अलग होते हैं क्या जो अलग अलग बीमारी फैलाते हैं? बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ये मच्छर इस वायरस को कैरी करते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में। एक का ब्लड सक करते हैं, फिर दूसरे का ब्लड सक करेंगे, तो इससे यहाँ पर क्या होता है, जो ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो जाता है। इसलिए इसको कई बार वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो मॉस्क्यूटो में सबसे पहले एडिस एजिप्टी आता है, और एडिस एजिप्टी की वजह से केवल डेंगू नाम की बीमारी नहीं फैलती है, उसके अलावा चिकनगुनिया, लिम्फेटिक फिलेरिसिस, रिफ्ट वैली फीवर, येलो फीवर, जीका वायरस, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है जीका वायरस को लेकर, वो भी एडिस एजिप्टी की वजह से ही होता है। फिर एक दूसरी मॉस्क्यूटो आता है जिसका नाम है एनोफिलिस,
एनोफेलिस की वजह से मलेरिया होता है। तो डेंगू मलेरिया में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डेंगू होता है एडिस एजिप्टी की वजह से, मलेरिया होता है एनोफेलिस की वजह से। फिर उसके बाद आता है दोस्तों वेस्ट नाइल फीवर, लिम्फेटिक फिलेरिसिस, जैपनीज एन्सेफेलिटिस। ये क्यूलेक्स नाम के मच्छर की वजह से होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ कॉमन है जो आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछी जा सकती है, लिम्फेटिक फिलेरिसिस। ये तीनों ही प्रकार की मच्छर की प्रजातियां लिम्फेटिक फिलेरिसिस को फैला सकते हैं। लिम्फेटिक फिलेरिसिस जो है तीनों में कॉमन है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर जाते हैं, बट हमें एग्जाम में रखी हुई बाद में मिल जाती हैं, है ना। अब ये तो आपको समझ में आया कि डेंगू क्या है, किस तरीके से यहाँ पर ये इन्फेक्शन फैलता है। अब इसी को डील करने के लिए वैक्सीन बना दी गई। ये फर्स्ट डेंगू वैक्सीन जिसको इंडिया में अप्रूव किया, बनाने वाली कंपनी टकेडा। और ये जो वैक्सीन है लाइव एटेनुएटेड टेट्रावेलेंट वैक्सीन है। आइए अब इस मतलब को तोड़ते हैं, ये बहुत काम का है। देखो, कोई भी वैक्सीन बनाई जा रही है, जैसे कि मान लो यहाँ पर ये डेंगू वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाई गई। तो जो वैक्सीन है, कहते हैं ना कि हाँ लोहे को लोहा काटेगा, तो ये जो वैक्सीन है इसमें भी वायरस ही होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वीक, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, जो कभी भी शरीर को हार्म नहीं करता, नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये एक जिंदा वीक वायरस यहाँ पर यूज़ किया जाता है बॉडी को इस चीज़ का इंडिकेशन देने के लिए। ठीक है, बॉडी का इम्यून सिस्टम उस तरीके से वर्क करना शुरू कर दे, डेंगू से लड़ना शुरू कर दे, इस तरीके से बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए। तो एक वीक वायरस होता है, समझ रहे हैं, जिससे बॉडी यहाँ पर ऑटोमेटेड एक्टिवेट होती है, जो इस वायरस से लड़ने में खासकर तौर पे मदद करता है। तो एक लाइव एटेन्यूएटेड टेट्रावेलेंट वैक्सीन है। एक तो पहली बात, लाइव एटेन्यूएटेड मतलब समझ गए, इसमें वीक वायरस प्रेजेंट है। दूसरा टेट्रावेलेंट वैक्सीन, टेट्रा मतलब आपको समझ रहा है, टेट्रा मतलब क्या होता है, चार। तो डेंगू वायरस में चार प्रकार के वायरस होते हैं, DENV1, 2, 3, 4। तो चारों के चारों वायरस से, यानी कि चारों के चारों जो सीरो टाइप्स हैं, इसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देने का काम करेगा ये वैक्सीन। ऐसा नहीं है कि केवल 1 और 2 के लिए ये वैक्सीन अवेलेबल है, बाकी के लिए नहीं है। इसलिए इसको टेट्रावेलेंट बोला गया है कि चारों के चारों जो सीरो टाइप्स हैं इसके खिलाफ में आराम से ये वैक्सीन काम करेगा। डोजेज की बात करेंगे, 2 डोज का वैक्सीन है। पहला डोज दिया जाएगा, उसके 3 महीने बाद यहाँ पर दूसरा डोज दिया जाएगा, और ये वैक्सीन 4 से लेकर 60 साल तक के लोगों को दी जा सकती है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है कि जैसे अभी कोई वैक्सीन वगैरह दी जाती है ना डेंगू के लिए, तो उसके लिए पहले पूरा वैक्सीनेशन, प्री वैक्सीनेशन टेस्ट होता है। याद रखिएगा, प्री वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग मैंडेटरी है करंट समय पर, कोई वैक्सीन देनी है तो। इसमें कोई प्री वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले टेस्ट करोगे डेंगू हुआ है या नहीं हुआ है, पहले हुआ था या नहीं हुआ था, उसके बाद वैक्सीनेशन करोगे उस व्यक्ति का, तो ज़रूरत नहीं है। इसमें टाइम बहुत लग जाता है। ये कह रहे हैं ऐसा कुछ चीज़ें हैं तो प्री वैक्सीनेशन की मैंडेटरी नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ पर कैसा भी केस है, आप ये वैक्सीन जो है दे सकते हैं। ये वैक्सीन कंप्लीटली सेफ है। तो इस वैक्सीन के अंदर में किसी भी प्रकार की कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई पहले टेस्ट होगा उसके बाद ही वैक्सीन देना ज़रूरी है। टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। इससे काम जल्दी हो पाएगा, जल्दी लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। और डेंगू के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई इंडिया में ऑलरेडी एक मेजर पब्लिक हेल्थ चैलेंज है, क्योंकि इंडिया के अंदर में जो डेंगू के केसेस हैं दोस्तों, पिछले 20 सालों के अंदर में 11 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। दुनिया भर में डेंगू के जितने भी केसेस आते हैं उसका 1/3 केसेस केवल इंडिया से निकल कर आते हैं। और ये तो रिपोर्टेड नंबर है, एक्चुअल नंबर इससे भी कई बार ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपने पता है जो रिपोर्ट किया गया उससे कई ज़्यादा बड़ी घटना हो रही होती है। तो ये जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है, ये इंडिया के डेंगू प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी में बहुत मदद करने वाली है। ये हमारे लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। तो सारे टेस्ट यहाँ पर इसके हो चुके हैं। अब मैंने जैसे बताया अलग अलग ट्रायल से इसको गुजारा गया है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल। 28,000 पार्टिसिपेंट्स इसमें शामिल थे जिसके ऊपर में टेस्ट किया गया है। फिर फेज़ 3 ट्रायल में अगेन 20,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, जहाँ पर इस वैक्सीन को लेकर पूरा का पूरा टेस्ट किया गया है। उसके बाद इसकी एफिकेसी को डील किया गया है और फेज़ 3 ट्रायल भी कंडक्ट कर दिया गया है। सारी की सारी जो ट्रायल्स वगैरह हैं सेफ तरीके से हो गई हैं, वेल टॉलरेटेड हैं, और उसके बाद में सब कुछ ऑब्जर्व किया गया है चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स, एडल्ट्स के अंदर में कि कोई इम्पैक्ट वगैरह तो नहीं पड़ रहा है। उसके बाद ही जाकर यहाँ पर यह अप्रूवल मिला है। तो भारत में तो अभी अप्रूवल मिला है। इस वैक्सीन को ऑलरेडी 43 कंट्रीज़ के अंदर में अप्रूवल दिया जा चुका है अक्रॉस दी एशिया, लैटिन अमेरिका एंड यूरोप। लगभग 32 मिलियन से ज़्यादा जो डोजेज़ हैं वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं दुनिया भर में। दुनिया भर में एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है डेंगू को लेकर भारत के इस वैक्सीन के माध्यम से। तो ग्लोबल अप्रूवल मिल चुका है फाइनली। अब यहाँ पर इंडिया में भी अप्रूवल मिला, तो इंडिया में भी हमारी कोशिश रहेगी कि डेंगू के केसेस को हम लोग रिड्यूस कर सकें। ठीक है, अब देखो एक बार यूपीएससी ने 2023 में यहाँ से आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लिया, वो है वोल्बाचिया मेथड को लेकर, क्योंकि उस समय पर वोल्बाचिया मेथड बहुत न्यूज़ में था, क्योंकि जब हम डेंगू की बात करते हैं तो वोल्बाचिया की भी बात होती है। वोल्बाचिया एक ऐसा तरीका है जहां पर इन मॉस्किटोज की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात की जाती है जिससे बीमारी ही नहीं फैलेगी।
क्योंकि मेन कारण क्या है, मेन जड़ क्या है, ये मच्छर जिसकी वजह से बीमारी फैल रही है, डेंगू हो रहा है, तो इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेना, ठीक है, या स्टरलाइजेशन का प्रोसेस कहीं ना कहीं किसी प्रकार से फॉलो करना जिससे कि इनकी पॉपुलेशन ना बढ़ पाए, है ना, जिससे क्या होगा, ये जो डेंगू के केसेस है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इसका सही है, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पता होना चाहिए। बाकी कंक्लूजन है वही सब चीज़ें हैं जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस की हैं। एट दी लास्ट अगर आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज करना है, एग्जामिनेशन में जाने से पहले टाइम नहीं है, तो उसके लिए ये छोटे छोटे पैराग्राफ्स आपको बना के दिए जाते हैं रिविजन पॉइंटर्स के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर DCGI ने अप्रूव कर दिया है वैक्सीन को, किसने बनाया है ना, कैसी वैक्सीन है, चारों प्रकार से यहाँ पर ये चारों प्रकार के वायरस को डील कर सकती है, तो हम लोगों ने इसके छोटे छोटे नोट्स बना लिए। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक GS पेपर नंबर 1 हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, और कल भी न्यूज़पेपर में था, PIB में भी पब्लिश हुआ, फिर द हिंदू में पब्लिश हुआ, इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ, फिर से न्यूज़ में आ गया। तो अभी क्या हुआ है, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इन्होंने इंडिया की पहली इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम को ओपन किया है। भारत का पहला ऐसा यूनिक म्यूजियम, ऐसा संग्रहालय जहां पर हम भाषाओं को लेकर जागरूकता फैलाने की बात करेंगे, या भाषाओं की को सुरक्षा देने की बात हो रही है। और इसमें 22 तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं ही, आपको पता है ना, इंडिया की टोटल जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो तो हैं ही। इसमें ये क्योंकि म्यूजियम में आप क्या देखते हैं कि भाई हिस्ट्री में ये चीज़ें कैसे हुआ करती थी, तो वही चीज़ इस वाले म्यूज़ियम में भी दिखाई जाएगी, लैंग्वेज म्यूज़ियम के अंदर में, कि ये जो भाषाएं हैं इनका इवोल्यूशन कैसे होता है, कैसे यहाँ पर वर्ड्स टू वर्ड्स जुड़कर ये पूरा एक भाषा का जन्म होता है। ये सब चीज़ें इस म्यूज़ियम के अंदर में शो किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो हमारी लैंग्वेजेस हैं उसको हम एज अ हेरिटेज के तौर पे लंबे समय तक प्रोटेक्ट कर पाएंगे, इसके बारे में बात हो सकेगी। और एक जगह पर यहाँ पे हम ये भी समझ रहे होंगे, जिसको लैंग्वेजेस के बारे में समझना है वो उस म्यूज़ियम में जाके हर एक बातों को समझ सकता है। लैंग्वेजेस के आधार पर कल्चर भी समझ में आता है, फिर इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी समझ में आती है। भारत में कोई आज एक दो भाषाएं नहीं बोली जाती हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के थ्रू बोली जाती हैं। समझ रहे हैं, उस डाइवर्सिटी को शो करता है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी को शो करता है। अभी इस आर्टिकल पर फर्दर बढ़ेंगे आगे, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसमें, लेकिन इस आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDFs वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इन्हीं PDFs की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो आप अपने सामने एग्जैक्टली देख पा रहे होंगे। ये सारे PDF जहाँ पे न्यूज़पेपर का आर्टिकल, बने हुए सारे नोट्स, और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये सारे PDF आपको मिलते हैं, लेकिन केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में और कहीं नहीं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाइएगा, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और अपना आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और याद रखिएगा, ये जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करोगे ना, ये हैंड टू हैंड रिकवरेबल अमाउंट है, तुरंत रिकवर हो जाएगा। कहोगे कैसे? जैसे आप ग्रुप में ऐड होगे, पुराने सभी PDFs आपके हाथ में होंगे, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। इवन आपको वो PDF चाहे जनवरी 2026 से ही क्यों ना चाहिए हो, सब कुछ अवेलेबल है, और रोजाना बेसिस पे अपडेट हो ही रहा है वहाँ पर, आगे भी अपडेट होता रहेगा। तो आपकी जो टेंशन है ना कि इधर उधर भागने की, नोट्स कहाँ से बनाए, ये करें, सब कुछ ऑटोमेटिक आपको सब जनरेटेड मिल रहा है। केवल इतना करना है, रिवाइज करना है टाइम टू टाइम, टाइम की बचत हो रही है, बाकी टाइम स्टैटिक पार्ट में लगाओ, और कोशिश करो अपना टाइम वेस्ट जो है वो कम से कम होता रहे। चलिए, अब यहाँ पर जो होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है वो सब कुछ हम लोगों ने देखा। अच्छा, ये जो इंडिया का पहला लैंग्वेज म्यूजियम है, इस म्यूजियम को एक नाम दिया गया है जिसका नाम है शब्दालोक। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी प्रश्न बन सकता है। आइए एक एक करके समझाता हूँ मैटर है क्या। पहली चीज़, ये हमने समझा भारत का पहला इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम, जिसको म्यूजियम ऑफ वर्ड या शब्दालोक का नाम भी दिया गया है। ये म्यूजियम कहाँ पे ओपन किया गया है? नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता के अंदर में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेशन आपके वनडे एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है। ये म्यूजियम क्या करेगा, इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है भारत की जो रिच लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, जैसे मैंने आपको बताया, भाषाएं जो भारत के अंदर में बोली जाती है, जो हमारा धरोहर है, इसकी सुरक्षा रखना। सुरक्षा करने के साथ साथ इंडियन लैंग्वेजेस का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, कैसे यहाँ पर इन भाषाओं का जन्म हुआ है, उस चीज़ को दिखाना, लोगों को अवेयर करना, ये है मेन पर्पस यहाँ पे इस म्यूजियम का। इस म्यूजियम को किसने डेवलप किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, नेशनल लाइब्रेरी, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का बहुत बड़ा रोल है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। और ये कहाँ पे ओपन करा गया है? नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, यानी वेस्ट बंगाल की हम बात कर रहे हैं।
भारत का पहला ऐसा म्यूजियम जहां पर भाषाएं, हमारी एंशंट स्क्रिप्ट्स, लिटरेचर, ओरल ट्रेडिशंस, इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर ये म्यूजियम डेडिकेट करा गया है। दैट इज़ वाई इसको म्यूजियम ऑफ वर्ड या शब्दालोक के नाम से भी हम लोग जान रहे हैं, अंडर दिस यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये म्यूजियम करंट समय पर डेडिकेट करा गया है भारत की भाषाओं का इवोल्यूशन कैसे हुआ उसको हम लोग समझ सकें, स्क्रिप्ट्स को समझ सकें। अब लैंग्वेज का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, बिल्कुल लैंग्वेज से ही यहाँ पर एक इंसान का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो शो किया जाता है, वो दिखाया जाता है। तो इस म्यूजियम का जब ये उद्घाटन कर रहे थे होम मिनिस्टर, तो उस समय पर उन्होंने बोला कि जो भाषा होती है वो एक देश की धरोहर को कैरी करती है आगे, जो रियलिटी है, सही बात है। इन्होंने ये भी मेंशन किया कि एक देश की जो भाषा है वो भाषा लंबे समय तक उसका इतिहास, उसके ट्रेडिशन, वैल्यूज़, आइडेंटिटी, इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। और ये म्यूज़ियम एक इम्पॉर्टेंट स्टेप भी है भारत के हेरिटेज के लिए। ठीक है, और पीएम मोदी ने भी यहाँ पर किसी चीज़ में इंपॉर्टेंस दिया, वो सब चीज़ें यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है। बाकी शब्दालोक का मेन ऑब्जेक्टिव प्लीज़ याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया है कि शब्दालोक एग्जैक्टली ये वर्ड यूज़ क्यों किया गया है। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, क्योंकि आज के ज़माने का म्यूज़ियम है तो नई प्रकार की टेक्नोलॉजीज ऐड करी होगी, बिल्कुल सही बात है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में डिजिटल डिस्प्ले हैं, होलोग्राम्स हैं, मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी है, इंटरैक्टिव एग्जिबिट्स, ये सब कुछ यहाँ पर ये टेक्नोलॉजीज इसमें शामिल हैं, जिससे जब कोई जाएगा म्यूज़ियम के अंदर में चीज़ों को समझेगा तो उसके लिए लर्निंग और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। जो विजिटर्स होंगे वो भारत के लिंग्विस्टिक हेरिटेज को और बेटर तरीके से समझ पाएंगे, इंडियन लैंग्वेजेस की डाइवर्सिटी को समझ पाएंगे, आज जो तमाम स्क्रिप्ट्स इंडिया के अंदर में यूज़ की जाती हैं उसको समझ पाएंगे। और याद रखिएगा दोस्तों, ये इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेज का भी एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, क्योंकि इस शब्दालोक नाम का जो ये म्यूज़ियम है, इसमें भारत की जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस प्रेजेंट हैं उनको भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। और कैसे यहाँ पर बोली से, यानी कि जो भाषा इनकी बोली में शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर इसको हमने अपने लाइफ में अडॉप्ट करना शुरू किया, बुक्स में ये भाषाएं प्रिंट हुई, देन डिजिटल कम्युनिकेशन में इन भाषाओं का यूज़ होने लगा। तो इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ वो सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। अब क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब किया गया है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अंडर में भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये भी याद रखिएगा, ये अलग से मैंने ऐड कर दिया है, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 29 और 30 ये बात करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के प्रोटेक्शन की। फिर यहाँ पर आता है आर्टिकल 343 एंड आर्टिकल 351। यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करता है कि भाई बहुत सारे जो संवैधानिक प्रावधान हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के हैं वो इन्हीं वाले अनुच्छेद में मेंशन है। बाकी 8th शेड्यूल में आपको पता है भारत की टोटल 22 लैंग्वेजेस प्रेजेंट है, वो 8th शेड्यूल में है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का भी हम लोग ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो म्यूज़ियम है वो इन सब आर्टिकल्स के अंडर में, स्केड्यूल्स के अंदर में इनको ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। ठीक है, अब कोई भी फैक्ट आपने रिवाइज करना है तो आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दिस रिवीजन पॉइंटर, सारी डिटेल दी गई है, कहाँ पे लोकेटेड है, क्या है इसका मेन पर्पस, भारत की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को यहाँ पर ही डील करेगा। इसमें 9 गैलरीज बनाई गई हैं, ये भी याद रखिएगा। ये एक्सप्लेन करेगा कैसे जो भाषाएं हैं वो स्क्रिप्ट, लिटरेचर, रिटन ट्रेडिशंस, ओरल ट्रेडिशन और अब डिजिटल डिस्प्लेज में कन्वर्ट हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल। अब अगला आर्टिकल नहीं, बेसिकली हमारा एडिटोरियल है। इससे पहले यार मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन उसका आप सभी लोग मिलकर प्रेस कर सकते हैं। एक 4000 लाइक्स का टारगेट होता है जिसको आप सभी लोग मिलकर अचीव करवा सकते हैं इस सेशन के अंदर में। आप लोग यहाँ पर 15,000 से लेकर 22,000 लोग सेशन को देखते हैं, आपके सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो आप ये कर सकते हैं। चलिए अगला आर्टिकल बात करता है, यहाँ पर जो राइटर हैं जिनका नाम आपको देखने को मिलेगा चंद्रकांत लहारिया। ये बात करते हैं फुटपाथ को रिफॉर्म करने को लेकर। अब कहोगे थोड़ा सा हेडिंग मुझे समझ में आ रहा है, हाँ बिल्कुल, याद है ना सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कि भाई जो फुटपाथ पे चलना, वॉकिंग ऑन फुटपाथ इज़ अ फंडामेंटल राइट, उसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया था, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। अब यहीं पर राइटर ने डिस्कशन किया है कि ये ज़रूरी है करना, और कैसे यहाँ पर जो हमारी अर्बन प्लानिंग्स होती है, शहर में हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग करते हैं तो वहाँ पे जो फुटपाथ होता है ना उसको अपने डिज़ाइन में शामिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कैसे किया जाएगा उसका सोल्यूशन भी दिया गया है, और एट दी लास्ट मैं आपको मेंस का क्वेश्चन भी दूंगा, उसको अटेम्प्ट करना, जो भी आपका आंसर होगा उसको लिखकर कहाँ पे सबमिट करना है वो भी आपको बताऊंगा। तो पहले हम समझते हैं ये न्यूज़ में क्या है और राइटर साहब क्या कहना चाहते हैं। ऑथर साहब कहते हैं कि अभी जून 2026 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक केस देखा, और वो केस था दोस्तों शेख रियाज वर्सेस पी अयप्पन का। और इसमें डिक्लेयर कर दिया कि वॉकिंग सेफली ऑन अ फुटपाथ, यानी फुटपाथ पर सेफ तरीके से चलना, ये भारत के लोगों का फंडामेंटल राइट है, और इस फंडामेंटल राइट का वोलेशन कोई नहीं कर सकता। तो कहोगे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया में आप देखोगे फुटपाथ पे एंक्रोचमेंट कई बार ज़्यादा होता है, लीगल तरीके से फुटपाथ कब्जा लिए जाते हैं, या स्ट्रीट वेंडर्स कई बार आप देखोगे फुटपाथ को घेर लेते हैं।
तो फुटपाथ लोगों के चलने के लिए, बट उसके लिए यूज़ नहीं हो पा रहा है, या कुछ जगह पर फुटपाथ है ही नहीं, केवल रोड्स ही रोड्स हैं। तो इस वजह से जो पेडेस्ट्रियंस हैं यानी पैदल चलने वाले लोग हैं और जो अपनी गाड़ियों पे चल रहे हैं वो सब एक ही रोड पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से टू व्हीलर्स वाले या फिर जो पैदल चलने वाले लोग हैं इनका एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होता है। पैदल चलने वालों को बहुत भारी झंझट फेस करना पड़ता है इन रोड्स के ऊपर में। तो इसीलिए यहाँ पे फुटपाथ की रिक्वायरमेंट है। कोर्ट ने केस देखा, बोल दिया कि भाई एक प्रॉपर फुटपाथ जो लोगों का एक फंडामेंटल राइट है, प्रॉपर फुटपाथ पे सेफ तरीके से चलना लोगों का मौलिक अधिकार है। अब ये कहोगे फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल में घोषित किया गया है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी और आर्टिकल 21 के अंडर में, याद रखिएगा। और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यहीं पर सभी राज्य, सभी यूनियन टेरिटरीज को एक डायरेक्शन दे दिया था कि आप सभी लोगों को अपने देश में पॉलिसीज़ बनानी है, कुछ गाइडलाइंस बनाने हैं। और वो पॉलिसी गाइडलाइन क्या होने चाहिए कि आपके एरिया में जो फुटपाथ है उसका कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो इस जजमेंट ने क्या दिखाया कि जो फुटपाथ है वो केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट एक संवैधानिक अधिकार से जुड़ा हुआ है, पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ है, रोड सेफ्टी से जुड़ा हुआ है, लोगों की हेल्थ से जुड़ा हुआ है। आप कहोगे लोगों की हेल्थ कैसे, आगे समझ में आएगा धीरे धीरे करके। तो प्रेजेंट सिनारियो क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर में बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पे फुटपाथ या तो टूटे फूटे पड़े हैं, या कब्जा लिए गए हैं, या फुटपाथ हैं ही नहीं। तो जो पैदल चलने के लिए लोगों के लिए जगह होनी चाहिए, या तो वो कई बार ब्लॉक कर लिया जाता है, लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, पार्क्ड व्हीकल्स, एंक्रोचमेंट होता है, कंस्ट्रक्शन का सारा कूड़ा पड़ा होता है, नालियाँ खुली पड़ी हैं वहाँ पर, टू व्हीलर्स के लिए अलग से मतलब कोई ऐसी प्रॉपर जगह नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है कि उस फुटपाथ पे टू व्हीलर्स भी चल रहा है, ये सब कुछ प्रेजेंट है। तो इसका रिजल्ट ये है कि जो पेडेस्ट्रियंस है, पैदल चलने वाले लोग हैं, उनको मेनली तौर पे अब क्या करें भाई, ऑप्शन है नहीं, तो बिजी रोड्स पे चलना पड़ेगा। और जब बिजी रोड पे चलते हैं तो एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाता है। ऑलमोस्ट हर एक के जीवन पे इससे असर पड़ सकता है। जो बच्चा स्कूल जा रहा है, कोई महिला अपने बच्चे के साथ जा रही है, कोई बुजुर्ग आदमी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है जो व्हील चेयर पर है, डेली कम्यूटर्स आने जाने वाले लोग जो सुबह 9 से 7 तक की जॉब कर रहे हैं, तो ये कंडीशंस आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो सिटीज़ हैं आज के समय पर, जो शहर आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको डिज़ाइन किया गया है केवल गाड़ियों के लिए। जो फुटपाथ या रोड्स डिज़ाइन की गई हैं, फुटपाथ है ही नहीं, रोड डिज़ाइन करी गई हैं, वो गाड़ियों के लिए डिज़ाइन है इंस्टेड ऑफ पीपल, स्पेशली जो पैदल चलना चाहे। इसलिए लोगों के लिए पैदल चलने का ऑप्शन बना ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने वापस से इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया है कि भाई ये राइट को प्रोटेक्ट करो। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी ये एक अधिकार देता है, फ्रीडम देता है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। पूरे भारत में है, आपके पास में फ्रीडम है, आप कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आर्टिकल 21 जीने का अधिकार, पर्सनल लिबर्टी। क्या अधिकार है भाई, पीछे से यहाँ पर आप तो सही चल रहे थे, आपकी कोई गलती नहीं, पीछे से यहाँ पर उसकी कंडीशन कैसी है, कोई बात कर रहा है फ़ोन पे, पता नहीं चल रहा, छिप छिप आके हेलमेट के अंदर में, उसने आगे पीछे से ठोक दिया। राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 जिसमें सेफ्टी भी इंक्लूडेड है। तो ये इन आर्टिकल्स के अंतर्गत सेफ चलना, खासकर फुटपाथ के ऊपर में, इसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया। अब क्योंकि इस जजमेंट की वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट को सेफ फुटपाथ बनाने होंगे, उन फुटपाथ का रेगुलर मेंटेनेंस करना होगा, पॉलिसीज़ बनानी होगी और उसको लागू करने के लिए गाइडलाइंस होने चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये रोड सेफ्टी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इतना हमको समझ में आया। अब एक बात और समझो भाई, हमको चलना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल यहाँ पर देखोगे इंडियंस या दुनिया भर में मैक्सिमम लोग जो हैं उन्होंने चलना कम कर दिया है। घर के पास में पार्क है, घर के पास में जिम है, वो जा रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल से, ठीक है, और जिम करके फिर वापस आ जा रहे हैं। भाई पास में ही था, घर के पास में पार्क है, वहाँ पे टहलने के लिए या जिम करने के लोग गाड़ियों से जा रहे हैं। दूर है तो चलो समझ में आता है कि हाँ भाई बहुत दूर है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है, पास में होने के बावजूद ये हालात हैं। तो हमारी जो करेंट कंडीशन है वो कि भाई पास में भी जाना है, तुरंत गाड़ी उठाओ, और उसके बाद कुछ सामान लाना है पास से, तो वो भी सब गाड़ियों से हो रहा है। तो इंडियंस ने चलना कम कर दिया है। और हम ये कहते हैं ना कि इंडिया के अंदर में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ रही हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ रही हैं। उसके पीछे का रीज़न ये भी है, इतना ना चलना, रोज़ाना के बेसिस पे जितनी रिक्वायरमेंट है कम से कम उतना तो चल लें, उतना भी नहीं चल पा रहे हम। कम से कम जो 1 किलोमीटर से कम की जगह है, कहीं आसपास जाना है, जो 1 किलोमीटर से कम का दायरा है, वहाँ पैदल चला जा सकता है, उसमें कोई भी तकलीफ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं भी यहाँ पर अपने लाइफ में यही कोशिश करता हूँ कि मुझे वर्कआउट करने जाना है, थोड़ी सी दूर पर जिम है,
ठीक है, तमाम मैं देखता हूँ भाई पास पास से, वहीं पास से आ रहे हैं अपनी गाड़ियाँ ले लेके। लेकिन पैदल चलने की कोशिश करो आगे जो पास आसपास की जगह है। ठीक है, अब होता क्या है कि पैदल ना चलने की वजह से आज हम लोग कहते हैं कि इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में डायबिटीज़ के केसेस ज़्यादा हैं, हाइपरटेंशन, फैटी लीवर डिजीज़, मोटापा ज़्यादा है। एक मेन रीज़न ये भी है कि डेली फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है। अब एक व्यक्ति केवल बैठ कर काम कर रहा है, लेकिन उसके पास में मौका है चलने का, फिर भी वो नहीं चल रहा है, तो इसमें फिर किसकी गलती? अब चलना एक सबसे आसान तरीका है, आसान फॉर्म है एक्सरसाइज की, क्योंकि चलने में भी पूरी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, और वो बॉडी का मूवमेंट होना दिन भर में ज़रूरी है। ये नहीं कि हाँ डेस्क पर पड़े, फिर उसके बाद में सीधा बेड पर लेटे, सो गए, फिर डेस्क पर पड़े, फिर लेटे, खाया, फिर लेट गए। नहीं, सबसे चीपेस्ट और ईजिएस्ट फॉर्म है एक्सरसाइज का चलना। इसमें कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा है। रेगुलरली इंसान थोड़ा बहुत चल भी लेता है, अपना यहाँ पे 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग भी अगर दिन भर में ऐड हो जाए, जिससे आप अपने स्टेप्स, जैसे एक टारगेट आजकल चल रहा है स्टेप्स का कि 10,000 स्टेप्स कवर करने हैं दिन भर में, कर सकते हैं। मोबाइल में एप्लीकेशंस वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं स्टेप्स के लिए। इससे क्या होगा, वॉकिंग से ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी, बॉडी वेट थोड़ा कंट्रोल होना शुरू होगा, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगा, स्लीप क्वालिटी बेटर होगी, हेल्दी जॉइंट्स मेंटेन होंगे। यहाँ बैठे बैठे जोड़ों में दर्द हो रहा है ऐसी कंडीशन आ रही है यूथ की, नौजवान लोगों की। फिर मेटाबॉलिक डिजीज़ का जो रिस्क है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। तो जो सेफ फुटपाथ भी होंगे ना, जब आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा इंकरेज करेगा कि हाँ बिल्कुल थोड़ा सा वॉक कर लें बाहर। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी इंडिया की फिजिकल प्रोफाइल को डिस्कस किया है एक रिपोर्ट के माध्यम से। सुनिएगा दोस्तों, 2024 की रिपोर्ट क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है, कोई और नहीं कह रहा। इनका कहना यह है कि 49.4% इंडियन एडल्ट्स वो अपने रिकमेंडेड लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी को डेली बेसिस पे अचीव ही नहीं करते, और वेमेन में ये नंबर और बढ़ जाता है, 57.2% चला जाता है। बच्चों में ये 11 से 17 साल के बच्चे जो है, इनमें 74% चला जाता है कि जो रिकमेंडेड एक्टिविटी लेवल है कम से कम उसको तो अचीव कर लो। चल गए कि कल चल के अचीव किया जा सकता है, टहल के अचीव किया जा सकता है, बट वो भी अचीव नहीं हो पा रहा। तो WHO ने बोला कि एटलीस्ट हर सप्ताह पूरे वीक में 150 मिनट की फिजिकल इंटेंसिव एक्टिविटी की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। और मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए, मतलब यहाँ पर ये क्या है, उनके लिए, बहुत से लोगों के लिए ये भी है कि हाँ भाई स्कूल चले गए तो ये फिजिकल एक्टिविटी तो है, बस स्टॉप तक जाना है फिजिकल एक्टिविटी तो है, समझ रहे हैं। तो इसमें कोई मोटिवेशन की कमी नहीं, इसमें थोड़ा सा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, फुटपाथ्स वगैरह हैं, इनकी भी कमी है। इसलिए लोग यहाँ पर फटाफट अपने ट्रांसपोर्टेशन को चुनते हैं कि जल्दी से यहाँ पर चले जाएंगे। तो आर्टिकल यहाँ पर यह कहता है कि अगर एक बना बनाया एनवायरनमेंट मिल जाए, रोड्स अच्छे हैं, फुटपाथ अच्छा है, पार्क्स हैं, पब्लिक स्पेसेस हैं, तो ये लोगों के बिहेवियर को इंप्रूव करेगा। क्योंकि ऐसा होता है जनरली, जहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, आप देखते हैं लोग टहलते हैं, घूमते हैं। लेकिन एक ऐसा शहर जहाँ पे फुटपाथ भी नहीं है, कोई सेफ रोड नहीं है, कोई शेडेड एरिया नहीं है, लाइटिंग भी बेकार है, फ्रीक्वेंट एंक्रोचमेंट्स हो रहे हैं, तो यहाँ पर फिर वही सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंकरेज होती है कि घर में बैठो यार, कहाँ जाओगे बाहर, ठीक है, अंधेरा हो रहा है बाहर, लाइट नहीं है प्रॉपर। तो इससे वॉकिंग को लेकर एक डिस्करेजमेंट आएगा, कभी इंकरेजमेंट नहीं आएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर यह कहते हैं कि एक अच्छा पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर, पैदल चलने वालों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनके लिए फुटपाथ्स मतलब होने ज़रूरी है। फुटपाथ्स अब वहाँ पे ऑफिस वर्कर का भी यूज़, वो भी यूज़ कर लेंगे, वेमेन भी सेफ तरीके से ट्रैवल करने के लिए यूज़ कर लेंगे, सभी लोग यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे उसका। तो उसकी रिक्वायरमेंट है, कोई डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए नहीं है, ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक एसेंशियल आइटम है। आज ये कंपलसरी हो चुका है। फिर उसके बाद ये कंपलसरी केवल ऐसे नहीं है कि डिजीज़ को कम करने के लिए, रोड सेफ्टी कंसर्न को भी यहाँ पर कम करने के लिए है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इन्होंने खुद अपने रोड एक्सीडेंट की रिपोर्ट निकाली है 2024 की। इस रिपोर्ट में ये कहते हैं कि पैदल चलने वाले लोग या जो 2 पहिए वाली गाड़ी पे चलने वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट के शिकार यही होते हैं। 1.28 लाख डेथ्स यहाँ पर आप कह सकते हैं रोड यूज़र्स की हो रही है, स्पेशली जो पैदल चल रहे हैं। भाई वो तो ठीक चल रहा है ना, रोड पे उतनी इनफ जगह नहीं है, पीछे वाला कैसे चल रहा है, दूसरा जो गाड़ी चला, अपने आप को तो आप बचा लोगे, दूसरे को कैसे रोक लोगे ये बताओ, दूसरा कैसे चल रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2024 की रिपोर्ट आती है, ये कहते हैं कि 1.1 लाख से ज़्यादा डेथ, एटलीस्ट 60% टोटल रोड फैसिलिटीज़, यानी रोड पर जो जो लोगों की डेथ हुई है, इसमें पेडेस्ट्रियंस और 2 व्हीलर्स वाले यूज़र्स आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जो एग्जैक्ट नंबर है ये तो ऑफिशियल रिपोर्ट में है, रियलिटी में कुछ और होगा, रियलिटी में और ज़्यादा होगा।
तो फुटपाथ जब नहीं होंगे तो पेडेस्ट्रियंस को ऐसे ही डेंजरस रोड्स पे वॉक करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, और उसका परिणाम यही निकल कर आएगा जो अभी ये रिपोर्ट ने बताया है। तो कहोगे उपाय क्या है इसका, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? तो जो मेन सोल्यूशन है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पूरी तरह से रोड को एरियाज़ को खाली करवा दो, नहीं, स्ट्रीट वेंडर्स भी ज़रूरी हैं। आर्टिकल ये कहता है कि जो इलीगल तरीके से एंक्रोचमेंट हुआ है उनको हटाना ज़रूरी है, और वेंडर्स के लिए एक प्रॉपर जगह देनी ज़रूरी है जिससे वो अपना भी काम कर सकें। फुटपाथ पे काम कर रहे हैं, प्रॉपर एक जगह हो सकती है, उनके खिलाफ कोई वॉर नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो भी अर्बन इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनका सामान बिक रहा है, तो यहाँ पे वो इकॉनमी के अंदर में पैसा जुड़ रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। तो जो हमारे शहर हैं उनको एक साइंटिफिक स्ट्रीट प्लानिंग की ज़रूरत है, डेडिकेटेड फुटपाथ बनाओ पैदल चलने वाले के लिए, और उसी के ही सेपरेटली आप वेंडिंग जोन बना सकते हैं जहाँ पे लोग कुछ परचेज कर सके, जैसे आप देख पाओगे आजकल हो रहा है जगह जगह पर। डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पेसेस होने चाहिए, कोई ऐसा नहीं उल्टा सीधी गाड़ी ला के खड़ी कर दे। मैंने बहुत सारी जगह पर देखा है पार्किंग स्पेस होने के बावजूद भी, अब पार्किंग स्पेस बना हुआ है, ठीक है, वहाँ पे कई बार क्या होता है, कुछ लोग 10-10 रुपये लेने लगते हैं, ठीक है, कि हाँ पार्किंग पे खड़ा करना है, लेकिन उससे भी बचने के लिए लोग कहीं पर भी रोड पर आड़ी टेढ़ी जो भी है अपनी गाड़ी लगा देते हैं, उसके बाद जहाँ जाना है जाते हैं, और उसके बाद चला जाता है इंसान, गाड़ी लगी पड़ी है, पीछे से यहाँ पर ब्लॉकेज हो रहा है, रोड ब्लॉक हो रही है, फिर आराम से आ रहा है, फिर लेकर जा रहा है। तो ये सिचुएशन बहुत सारी जगह पर देखने को मिलती है। तो वेल प्लान्ड सिटी ही यहाँ पर इसको डिज़ाइन कर सकता है, सही तरीके से सॉल्व कर सकता है। तो पहली बात, कोई वॉयलेशन कर रहा है तो पेनल्टीज़ लगाओ, प्रॉपर पार्किंग मिल रही है आपके पास में, सब कुछ है, तो उसके माध्यम से आप आराम से ऑपरेट कर सकते हैं, सारी फैसिलिटीज़ लोगों के पास में रहेगा। यहाँ पे सिटीज़न का भी रोल है, सिटीज़न को भी कंट्रीब्यूट करना ही चाहिए। आपने कोई मेजर मील कंज्यूम करी है, लंच किया है, डिनर किया है, हैवी डिनर किया है, 10 to 15 मिनट्स वॉक करिएगा, ज़रूरी है, ठीक है। कुछ डिस्टेंस पैदल वॉक करा करो दिन में, ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट है इसकी, है ना। और अपने वॉकिंग को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ में आप लिंक कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके जो बॉडी का मूवमेंट है वो बराबर तरीके से होगा। आज बॉडी का मूवमेंट उतना नहीं हो रहा जितना पहले लोगों का बॉडी का मूवमेंट हुआ करता था, ठीक है। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। तो यही सब कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो सभी लोग हैं, फॉर एग्जांपल स्टेट हो गई, यूनियन टेरिटरीज हो गई, इन सबसे बोला है कि भाई आपको ये सब चीज़ें लागू करनी है। समझ रहे हैं, यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ का भी रोल है, बट मेनली जो गाइडलाइंस है, पॉलिसीज़ हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए, यूनियन टेरिटरीज़ के लिए आपको देखने को मिलेंगी। कुछ भी रिवाइज़ करना है आप रिवाइज़ कर सकते हैं, सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी हैं कि WHO का यहाँ पर ये रिपोर्ट था, इसका क्या कहना है। तो एक आर्टिकल अच्छा है, क्योंकि आप लोगों से मेंस में प्रश्न बन सकता है। नई चीज़ है कि भाई सेफ वॉकिंग ऑन फुटपाथ, ये आपका फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है, इससे इस पर क्या विचार हैं आपके, ज़रा बताओ, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो ये रहा आपके सामने आज का मेंस का क्वेश्चन, अच्छा सा आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है वो भी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का जो रिकग्निशन है ऑफ सेफ वॉकिंग ऑन फुटपाथ एज अ फंडामेंटल राइट, ये रिकग्निशन बहुत शानदार है, और ये एक तरीके से एक ऐसा स्कोप है जहाँ पे हम एक राइट अर्बन प्लानिंग की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी तरीके से फुटपाथ को शामिल करने की बात करेंगे, इससे पब्लिक हेल्थ प्रमोट होती है। तो इसमें डिस्कस करना है कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे इंडियन शहरों के अंदर में वॉकेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, लोगों के चलने को प्रमोट किया जा सकता है, इंकरेज किया जा सकता है, वो कौन से तरीके हैं, ज़रा बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। हिंदी में आप रीड कर सकते हैं, उसके बाद एक अच्छा सा आंसर लिख सकते हैं। आंसर कैसे लिखना है, शुरुआत करेंगे इस तरीके से कुछ इंट्रोडक्शन से कि भाई अभी हाँ रिसेंटली एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि हाँ एक सेफ वॉकिंग जो है डेमोक्रेटिक फुटपाथ पे इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी एंड आर्टिकल 21। जजमेंट का इंपॉर्टेंस बताओगे, ठीक है, कि पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करेगा, रोड सेफ्टी को प्रमोट करेगा, अर्बन प्लानिंग को प्रमोट करेगा, फिर चैलेंजेस एंड द लास्ट वन इज वे फॉरवर्ड। वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं, बढ़िया सा आंसर लिखिएगा। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहाँ पर ऑलरेडी 77,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। एक और एडिटोरियल आपको देखने को मिल जाएगा, राइटर हैं यहाँ पर क्रिस कूटर, हाई कमिश्नर हैं फॉर कनाडा टू इंडिया। तो ये बात करते हैं कि भाई कनाडा और इंडिया के जो डिफेंस कोलैबोरेशंस हैं और मिनरल कोलैबोरेशंस हैं, डिफेंस और मिनरल के जो इनके रिलेशंस हैं, ये भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं फॉर बोथ, फॉर इंडिया एंड कनाडा एज वेल। अब ये कैसे होगा, चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझाता हूँ, राइटर के क्या पॉइंट ऑफ व्यूज। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं दोस्तों, मुझे ये आर्टिकल जब मैंने ऊपर से पढ़ा ना तो कुछ खास नहीं लगा, लेकिन इस वाले पैराग्राफ में बहुत सारी चीज़ें खास लगी जो सीधे सीधे फैक्ट है, और यूपीएससी को ये चीज़ें बहुत पसंद है। ऐसे ही इस कोने से निकाल के दे देगा और हम ढूंढेंगे कि भाई कहाँ से आया है, कहाँ से आया है, आउट ऑफ सिलेबस आया है, वो कहेगा
न्यूज़पेपर पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? न्यूज़पेपर ऐसे हमने बनाया है, यहाँ से बनाया है। तो इसमें फैक्ट दिए गए हैं, वो भी कनाडा को लेकर। क्या जैसे क्या फैक्ट दिए गए हैं कि भाई दुनिया का 5% टंगस्टन का रिजर्व कनाडा के पास में है। दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट रिकवरेबल रिसोर्सेज यूरेनियम के कनाडा के पास में है। ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं इसमें। एक ही पैराग्राफ है जो इंपॉर्टेंट लगा, लेकिन उस पैराग्राफ की वजह से हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। और कोई बात नहीं, काम काम की इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको समझाया कनाडा को लेकर क्या है। कनाडा के साथ में एक समय पर रिलेशंस भारत के बहुत ख़राब हो गए थे जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो थे। अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। इंडिया के और कनाडा के रिलेशंस वापस से मजबूत हो रहे हैं। इनके बीच में लगातार मीटिंग भी हो रही है। रिसेंटली कनाडियन प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्राइम मिनिस्टर के बीच में मीटिंग भी हुई थी। याद है ना, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने अभी हाल ही में भारत आए थे। यूरेनियम को लेकर भारत ने डील की है, कनाडा भारत को यूरेनियम बेचेगा। तो दुनिया भर में, मतलब कार्ने साहब कहते हैं यहाँ पर, ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के मार्क कार्ने, ये एक मीटिंग में स्पीच दे रहे थे। वो कौन सी मीटिंग है? कनाडाज लीडिंग डिफेंस सिक्योरिटी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इवेंट। और अपनी स्पीच देते हुए यहाँ पर ये मॉडर्न वॉरफेयर को बताते हैं। ये कहते हैं कि भाई आज के ज़माने के जो युद्ध हैं बदल चुके हैं। लोग अलग अलग कंट्रीज ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑटोनोमस सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। स्पेस में अब आजकल लड़ाई छिड़ रही है, स्पेस में वेपन्स यहाँ पर यूज़ करे जा रहे हैं। भविष्य में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसी के लिए कनाडा को भी अपने आर्म्ड फोर्सेस को मजबूत करने की ज़रूरत है। कनाडा थोड़ा सा चिंतित है। और इसका परिणाम क्या निकल कर आएगा कि जो कनाडा है उन्होंने एक प्लान अनाउंस किया है कि वो अपने देश में अपनी फोर्सेस को, आर्म्ड फोर्सेस को मजबूत करेंगे। कैसे? उसको रीबिल्ड करके, रीआर्म करके, थोड़ा सा डिफेंस एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, हथियार अपने फोर्सेस को ज़्यादा प्रोवाइड करवाएंगे। तो कनाडा ने सिग्निफिकेंटली अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को अचानक से बढ़ा दिया है। प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने के अकॉर्डिंग पता चलता है कि कनाडा अपने जीडीपी का 5% 2035 तक डिफेंस पे खर्च करेगा। और अभी 2026 में अपने जीडीपी का 2% वो एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं डिफेंस के ऊपर में। तो समझ जाओ हर एक देश किस तरीके से डिफेंस एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा रहा है, इवन कनाडा भी। तो ग्लोबल कंटेक्स्ट ये निकल कर आता है मार्क कार्ने के अकॉर्डिंग कि जो दुनिया है वो एक बहुत बड़े संकट को फेस कर रही है, चाहे वो वेस्ट एशिया क्राइसिस हो, जो हमने देखा, रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हो जो वहाँ पर देखने को मिला, चाहे साउथ अमेरिका में क्राइसिस हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिस्क्राइब किया कि प्रेजेंट समय का जो पीरियड है यह है डिकेड ऑफ क्राइसिस। तो दोनों ही प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ पर मतलब मिलकर रिकग्नाइज करते हैं कि हमें एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप की ज़रूरत है। हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की सिक्योरिटी को लेकर काम कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो कनाडा और इंडिया के डिफेंस रिलेशंस को कैसे ग्रो किया जाए, इसको लेकर दोस्तों भारत और कनाडा ने मिलकर काम किया। पहला जो डेवलपमेंट करा गया है वो है डिफेंस एडवाइजर अपॉइंटमेंट। दोनों कंट्रीज ने मिलकर डिफेंस एडवाइजर्स को अपॉइंट करा है, कनाडा और इंडिया के। इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच में डिफेंस को लेकर बातचीत, कोऑर्डिनेशन बढ़िया हो पाएगा, इंप्रूव हो पाएगा। डिफेंस डायलॉग को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया। प्रधानमंत्री मार्क कार्ने एंड नरेंद्र मोदी दोनों ने मिलकर एस्टेब्लिश कर दिया है कनाडा इंडिया का डिफेंस डायलॉग। हर साल ये डायलॉग यानी ये बातचीत होगी जहाँ पे ऑब्जेक्टिव इतना है कि दोनों एक दूसरे के डिफेंस कॉपरेशंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ में डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में कैसे कोऑर्डिनेट कर सकती हैं, इस पे काम करना। फिर तीसरी चीज़ जो आपको देखने को मिलती है वो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। याद रखिएगा, दोनों कंट्रीज ने मिलकर ऑलरेडी कॉपरेट किया है मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर में। कुछ अभ्यास है जहां पर इंडिया कनाडा मिलकर एक दूसरे के साथ दोनों की आर्म्ड फोर्सेस अभ्यास करते हैं। फॉर एग्जांपल रिम्पैक एक्सरसाइज हो गया, तालिस्मान साबरे एक्सरसाइज हो गया, जहां पर दोनों कंट्रीज़ के मिलिट्री के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन मेंटेन होता हुआ नजर आता है। फिर अभी जून 2026 में इंडिया का जो नेशनल डिफेंस कॉलेज है वहाँ से कुछ एक डेलीगेशन, एक ग्रुप भेजा गया था कनाडा के अंदर में, ताकि मिलिट्री नॉलेज को हम एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज कर सकें। तो डिफेंस के मामले में दोनों कंट्रीज़ काम कर रही हैं, क्योंकि कनाडा के पास में कुछ स्ट्रेंथ है और कुछ स्ट्रेंथ भारत के पास में है, और दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को मैसिव तरीके से पूरा करते हैं। जैसे जब मैं कनाडा की स्ट्रेंथ की बात करता हूँ तो कनाडा के पास में एक एडवांस एरोस्पेस इंडस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ और एडवांस सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज़, स्पेस रोबोटिक्स, ये सब कुछ है, एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी। इंडिया के पास में क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग बेस है मजबूत सा, डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम एक्सपैंड हो रहा है, हम बहुत सस्ते दाम में प्रोडक्शन करने की क्षमता रखते हैं, थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट भी हमारा है, और ग्रोइंग इनोवेशन कैपेसिटी भारत में बहुत ज़्यादा है। तो ये जो स्ट्रेंथ्स हैं ये एक दूसरे को डिफेंस पार्टनरशिप में मदद कर सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं, को डेवलपमेंट कर सकती हैं। इवन केवल डिफेंस की ही बात नहीं हो रही है दोस्तों, स्पेस कॉपरेशन में भी कनाडा और इंडिया मिलकर काम कर रहे हैं, यानी अंतरिक्ष में मिलकर सैटेलाइट्स को लॉन्च भी कर रहे हैं।
इंडिया और कनाडा ने क्या करा है, एक कॉन्स्टिलेशन है जिसका नाम है रडार सेट कॉन्स्टिलेशन। प्लीज़ इसको याद रखिएगा, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है रडार सेट कॉन्स्टिलेशन कौन से दो कंट्रीज़ का ये मिशन है। तो इंडिया कनाडा का है। तो कनाडा का जो रडार सेट सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन है, इसने भारत की हेल्प कर सकता है। वैसे तो कनाडा का है प्रॉपर तरीके से, ये इंडिया की हेल्प कर सकता है। कैसे? समुद्र में सर्विलांस करने के लिए, क्योंकि ये सैटेलाइट निगरानी बनाने का काम करता है, तो नेवल ऑपरेशन को सपोर्ट करने में और रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कनाडा के इस सैटेलाइट से हम मदद ले सकते हैं। ये तो बात हुई डिफेंस की। दूसरा सेक्शन जो है सबसे काम का, वो है क्रिटिकल मिनरल कॉपरेशन। तो बात केवल डिफेंस तक सीमित नहीं है। आज भारत और कनाडा के बीच में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट खनिज पदार्थ हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि ये जो खनिज पदार्थ होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स, जिसमें आपका कोबाल्ट, लिथियम, हीलियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यूरेनियम, टंगस्टन, ये सब कुछ आता है। इन्हीं सब चीज़ों से आज डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाए जा रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स बनाए जा रहे हैं, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, मिसाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सभी जगहों पे क्रिटिकल मिनरल्स का यूज़ हो रहा है। ये तो आप लोगों को पता है। अब यहाँ पर स्पेशल तौर पे कनाडा के पास में मिनरल को लेकर सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अब यहीं पर ये वाला पॉइंट ऐसा है जो भारत की बहुत बड़ी मदद कर सकता है, या कनाडा भारत को मदद प्रोवाइड करवा सकता है। और ये वाला जो पैराग्राफ मैंने आपका आर्टिकल जो दिखाया था ऊपर, जो मैंने मार्क किया था पैराग्राफ, ये रट लेना अच्छे से, वो यही वाला पैराग्राफ है, रट लेना अच्छे से। तो कनाडा के पास में टोटल 31 बहुत इंपॉर्टेंट खनिज पदार्थ हैं, जिसमें से कोबाल्ट, हीलियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यूरेनियम और टंगस्टन भी है। आर्टिकल के अकॉर्डिंग, ये जो यहाँ पर राइटर हैं कनाडा से बिलोंग करते हैं, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला जाता है कि कनाडा के पास में आज दुनिया का 10वां सबसे बड़ा रेयर अर्थ रिजर्व है, थर्ड लार्जेस्ट रिकवरेबल यूरेनियम रिसोर्सेज हैं, और कनाडा के पास में 5% ग्लोबल टंगस्टन रिजर्व है। ये सब कुछ ऐसे एज इट इज क्वेश्चन में दे सकता है। तो कनाडा के पास में 5% ग्लोबल टंगस्टन रिजर्व्स भी प्रेजेंट हैं, अराउंड 5%। ठीक है, सबसे ज़्यादा टंगस्टन तो वैसे चाइना के पास में है, लेकिन 5% कनाडा के पास में है। और कनाडा सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर हुआ करता था यूरेनियम का 2024 में। दुनिया भर में यूरेनियम को लेकर 24% का कंट्रीब्यूशन दिया है कनाडा ने। इसलिए इंडिया से हम लोगों ने अभी इंडिया ने कनाडा से एग्रीमेंट किया था कि कनाडा से यूरेनियम इंपोर्ट करेंगे, ताकि हम न्यूक्लियर पावर जनरेशन कर सकें। और ऑस्ट्रेलिया से भी अभी यूरेनियम को लेकर ही डील हुआ है, समझ रहे हैं? तो इसी वजह से, क्योंकि कनाडा के पास क्रिटिकल मिनरल हैं, तो अभी रिसेंटली जब प्रधानमंत्री मार्क कार्ने का विजिट हुआ था इंडिया में, तो उस दौरान भी एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किया गया था क्रिटिकल मिनरल्स वैल्यू चैन को लेकर। इसमें मेन पर्पज़ ये था कि हाँ, दोनों मिलकर एक दूसरे की जो ज़रूरत है उसको पूरा करेंगे। भारत को क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत है, कनाडा हमको प्रोवाइड करवाएगा। आई होप आपको ये रियलिटी मिल चुकी है, दोनों का कोलैबोरेशन समझ में आ चुका है कि हाँ भाई, दोनों कोलैबोरेशंस, दोनों की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि एक दूसरे को ज़रूरत है, जो एक दूसरे के भविष्य को यहाँ पर अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। अब ये कुछ रिवाइज करना है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने प्रेजेंट है। यहीं पर आज का मेंस का क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। और अगेन आपके पास में चॉइस है, एक मेंस का क्वेश्चन इससे पहले वाले एडिटोरियल में दिया। एक क्वेश्चन ये है, इंडिया एंड कनाडा हैव सिग्निफिकेंट पोटेंशियल, दोनों के पास में एक बराबर पर्याप्त मात्रा में ताकत है कि डिफेंस कॉपरेशन को ये मजबूत कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल के सेक्टर में, इवन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आपने बताना है दोनों कंट्रीज़ का पार्टनरशिप और क्या क्या चुनौतियाँ आज दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस में हमको देखने को मिल जाती हैं, वो आपने मैंशन करना है। तो अच्छे से यहाँ पर रीड करिएगा और उसके बाद हम शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनके आंसर्स लिखना शुरू करिए फटाफट, कमेंट सेक्शन ओपन करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यहाँ पर एग्जैक्टली ये प्रेजेंट है। विद रेफरेंस टू क्वेदेंगा TAK-003 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये क्वेदेंगा हाल ही में न्यूज़ में था, ये क्या है? क्या ये भारत की पहली अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन है? क्या ये लाइव एटिन्यूएटेड टेट्रावेलेंट वैक्सीन है? या इस वैक्सीन को देने के लिए प्री वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है, यानी कि चेकिंग करना इज़ मैंडेटरी, कंपलसरी है? तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू शब्दालोक, शब्दालोक के रेफरेंस में आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये भारत का पहला लैंग्वेज म्यूजियम है। दूसरा, इसको यानी शब्दालोक जो है इसको डेवलप किया गया है बाई नेशनल लाइब्रेरी अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू डेवलप किया गया है। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, दोनों सही हैं, या फिर डी, दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कनाडाज क्रिटिकल मिनरल सेक्टर एज मेंशन्ड इन द आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं कनाडा के मिनरल सेक्टर को लेकर, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, कनाडा के पास में 31 क्रिटिकल मिनरल का एक भंडार है। दूसरा, कनाडा एक सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है यूरेनियम का दुनिया में।
तीसरा, कनाडा के पास में तीसरा सबसे बड़ा रिकवरेबल यूरेनियम का रिसोर्सेज है। चौथा, कनाडा के पास में दुनिया का 80% टंगस्टन रिजर्व्स हैं। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है, ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 4 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी चारों के चारों स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली सही हैं। तो यह है आज का डिस्कशन। आंसर दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पे लाइक का बटन उसको प्रेस कर देना। जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़ रहे हैं ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने की इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।